हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शबाद अशरफ। नाउ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी हुई है, उसमें बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। तो क्या अब इन्वेस्टर्स को मिड कैप और स्मॉल कैप से फोकस करना चाहिए, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। पहले मार्केट का जायजा लें तो इस हफ्ते भी हमने देखा कि आगाज़ अच्छा हुआ और जो पिछले हफ्ते का बुलिश मोमेंटम था वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। वंस अगेन ENP कंपनीज लाइक OGDC, PPL और PSO को काफ़ी तेज़ी नजर आई और एक दफ़ा फिर बैंक्स ने भी लीड किया रैली को और कुछ सिलेक्ट सीमेंट स्टॉक्स भी हमने तेज़ी देखी। बट बाकी जो मार्केट है वो और कुछ स्टॉक्स जो हैं वहाँ हमने देखा कि रेंज बाउंड प्ले नज़र आ रहा है और मार्केट जब ऊपर जाती है वो स्टॉक्स थोड़ा ऊपर जाते हैं और फिर वापस नीचे भी आ जाते हैं। तो एक रेंज प्ले भी हमको नज़र आ रहा है मार्केट में। सो इन द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो वंस अगेन ये हफ्ता भी बुल्स के लिए ही था और बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहा और एट द एंड ऑफ द वीक मार्केट 1,45,383 पॉइंट्स से बंद हुई, यानी कि 3% का इजाफा और पॉइंट्स टर्म में 4,348 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किया है इस हफ्ते। इस हफ्ते के मेजर गेनर्स और लूजर्स पे भी नजर डालते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा यूनिटी फूड्स की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 16.4% थी। नेस्ले में 13.5% का इजाफा हुआ। बन्नू वुलन की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 13.3% का इजाफा हुआ। हबीब बैंक 12.9% और PSX के स्टॉक में भी इस हफ्ते 12.9% का इजाफा हुआ। इस हफ्ते के मेजर लूजर्स पे नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा कमी इस हफ्ते पाक जेन पावर की स्टॉक प्राइस में हुई है जो 6.1% नीचे रहा। फैसल बैंक की स्टॉक प्राइस में 5% कमी हुई। लकी कोड इंडस्ट्रीज वाज डाउन 4.2%। IBFL 3.7% और पंजाब ऑयल मिल्स की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 3.1% की कमी रही। सो अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। नाउ बिग स्टोरी एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं थी। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट ने जो मार्केट के सेंटिमेंट को बुलिश किया था। सो वही मोमेंटम कंटिन्यू रहा और हमने देखा कि जैसे मैंने शुरू में बताया भी कि ENP स्टॉक्स इस हफ्ते भी काफ़ी तेज़ रहे क्योंकि एक और र्यूमर भी पिछले हफ्ते से गर्दिश कर रही है मार्केट में और वो वंस अगेन सर्कुलर डेट के हवाले से है कि फ्राइडे को सर्कुलर डेट का जो एक पूरा बैंक्स के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट साइन होगा और यहाँ तक कि डेट्स भी आ रही हैं कि 13 अगस्त तक फंड्स रिलीज़ भी हो जाएंगे। फ्राइडे को मार्केट नेगेटिव बंद हुई। जो हाई बना था इंडेक्स का फ्राइडे को 1,46,800 का था और मार्केट फाइनली 145,383 पे क्लोज हुई। तो यानी कि इंट्राडे बेसिस पे तकरीबन 1,400 पॉइंट्स नीचे भी आ गई अपने हाई से। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी बाइंग की है और जब से महीना भी स्टार्ट हुआ है तो नेट बाइंग फ्राइडे तक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से $27.37 मिलियन की। दे वर द बिगेस्ट बाइज इन द मार्केट इन दिस होल वीक और जब से महीना स्टार्ट भी हुआ है। उसके बाद इंडिविजुअल्स हैं और कुछ कंपनीज हैं। बाकी हमको मेजर सेलिंग वंस अगेन फॉरेनर्स की तरफ से नज़र आई है और उसमें बैंक्स और DFIs भी शामिल हैं। कुछ डेटा की तरफ नज़र डालते हैं। इस हफ्ते वर्कर्स रेमिटेंसेस के नंबर्स आए जुलाई 2025 के, जो हमने देखा कि वर्कर्स रेमिटेंसेस $3.2 बिलियन रहीं। ये 7% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन 6% डाउन है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अच्छा, इसके अलावा जो माली साल ख़त्म हुआ 30 जून को, उसके फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स भी आ गए। फिस्कल डेफिसिट 5.38% रहा जो ऑफ कोर्स काफ़ी बेहतर है जो प्रोजेक्शंस थी IMF की और गवर्नमेंट की भी। तो शहबाज ये फिस्कल डेफिसिट का नंबर बड़ा अच्छा है 5.38%। आई थिंक इससे पहले जो बजट प्रेजेंट हुआ था जून 11 को, उसमें नंबर्स आ ही गए थे। बट आई थिंक गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्लोज होगा अराउंड 5.6%। बट आई थिंक जो एक्चुअल नंबर आया दैट्स मच बेटर देन व्हाट गवर्नमेंट वाज एक्सपेक्टिंग, जो 5.4% का है। और एक और अच्छी बात है कि हम देखेंगे कि लास्ट 2 ईयर से जो आपका प्राइमरी सरप्लस है, आई थिंक FY24 में 0.9% था, इस साल 2.4% पे क्लोज हुआ है, वेराज गवर्नमेंट वाज एक्सपेक्टिंग 2.2% होगा। मगर अच्छी बात यह है कि येस, स्पेशली फॉर FY26 ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी कंसोलिडेशन। हम देखेंगे जो फिस्कल डेफिसिट है जो 2 साल पहले अराउंड 6.9% का था वो अराउंड 4% होगा इन FY26 और जो प्राइमरी सरप्लस है वो दोबारा 2.4% होगा। सो वी विल सी कि ये साल भी फिस्कल कंसोलिडेशन का होगा। ओके अच्छा, इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स भी इस हफ्ते जारी किए गए और ट्रेड डेफिसिट जुलाई 2025 में $2.8 बिलियन रहा, विच इज़ अब 44% ईयर ऑन ईयर। तो हमने ट्रेड डेफिसिट में इजाफा देखा और मेनली ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स में इजाफा है। लेकिन पहले एक्सपोर्ट्स के नंबर्स देख लेते हैं। एक्सपोर्ट्स जुलाई 2025 में $2.7 बिलियन की रही, विच इज़ अब 17% ईयर ऑन ईयर और इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी 9% का इजाफा है।
अब इंपोर्ट्स को अगर देखा जाए तो जुलाई 2025 में $5.4 बिलियन की इंपोर्ट्स थी, विच इज़ अब 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 12% का इजाफा है। तो मेजर आई एम श्योर कि इसमें ऑयल का ही हमको इम्पैक्ट नज़र आएगा। आई थिंक येस, बट अब प्रॉब्ली ये चीज़ होती है कि जब भी आपका जो ट्रेड या जो डेफिसिट है या स्पेशली इंपोर्ट्स वो 5 अरब से ऊपर आता है तो पीपल ट्राई टू गेट वरीड कि यार ये नंबर्स कहाँ तक जाके होगा। अगर आप देखें पिछले साल भी ये नंबर्स 2-3 दफ़ा 5 बिलियन क्रॉस हुआ था, फिर द एवरेज वाज अराउंड $5 बिलियन। तो अब देखेंगे, प्रॉब्ली साल का आगाज़ ही हुआ है, पहला ही महीना है, तो लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कि पूरे साल का ट्रेड डेफिसिट कितना होता है। इट्स अबव गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशंस और इन लाइन विद द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन। अच्छा, इस हफ्ते भी कुछ रिजल्ट्स थे, मेपल लीफ के रिजल्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। मेपल लीफ के ऑफ कोर्स फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाए तो अर्निंग्स पर शेयर ₹10.98 की थी, विच इज़ अप 66% ईयर ऑन ईयर। ऑफ कोर्स मेपल लीफ ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, तो अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे आई है। इसकी अगर हम हाइलाइट्स देखें तो नेट सेल्स में 3% का इजाफा देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 68.65 बिलियन की सेल्स थी इनकी FY25 में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में हमको 24% की कमी नज़र आई, एंड वो 4.13 बिलियन की थी। और ग्रॉस मार्जिन्स में 3 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा हुआ, और ग्रॉस मार्जिन्स FY25 में 37% रहे। तो आई थिंक शहबाज रिज़ल्ट तो अच्छा है, बट आई गेस जो थोड़ी प्राइस नीचे आई है बिकॉज डिविडेंड कोई नहीं दिया। देखिए, अच्छी बात यह है कि रिजल्ट वाज लिटिल अबव एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक स्पेशली जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं, बिकॉज सेल्स तो तकरीबन 3-4% से बढ़ी हैं, बट जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं दे आर अप 40% बिकॉज ऑफ डिफरेंट लोअर कोल प्राइसेस या बेटर फ्यूल मिक्स। बट आई थिंक येस, गिवन अगर आप देखें ना कि येस इतनी कंपनी पैसे बना रही है, बट येस दे शुड, अब लोगों का इन्वेस्टर्स का व्यू है कुछ इनको डिविडेंड देना चाहिए था, प्रॉब्ली इन्हें नहीं दिया। अब ना देने की वजूहत ये भी हो सकती है, येस दे हैव मोर कैपेक्स कमिटमेंट्स, तो दैट कुड बी द मेन रीज़न कि डिविडेंड ओवरऑल नहीं दिया। बट आई थिंक सरप्राइजिंगली जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वॉज अबव एक्सपेक्टेशंस। उसमें एक एलिमेंट था अदर इनकम का। अगर उसमें देखें, दो चीज़ हो सकती हैं। एक तो ये है कि इनकी अगर आप बैलेंस शीट देखें, क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़ी हैं। आई थिंक 6 से 11 अरब हुई हैं, बट आई थिंक इनके पास एग्रीटेक की होल्डिंग है अबाउट 35%, और कुछ शेयर्स इनके प्रेफरेंस शेयर्स थे वो कन्वर्ट हुए हैं ऑर्डिनरी शेयर्स पे, जिसकी वजह से वो रीप्राइसिंग हुई है, और हो सकता है वो फेयर वैल्यू गेन उन्हें रिकॉर्ड करा, उसकी वजह से वन ऑफ है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर ये अदर इनकम थोड़ी नीचे ही आएगी। तो अगर आप देखें, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट वॉज अप, अर्निंग्स अबाउट ₹3.5 की थी, पर अगर आप कोर अर्निंग देखें वो ₹2.5 की आ रही है। मगर अच्छी बात यह है कि येस, इफ़ वी कैन एक्सपेक्ट सम अपटेक इन डिस्पैचेस, तो हमने देखा है जुलाई के महीने में, और बेस बहुत लो है, तो येस वी कैन एक्सपेक्ट कि अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली इन FY26 वो बढ़ सकती हैं। बिकॉज आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें, फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स डिमांड आपकी ग्रो ही नहीं हुई है, तो जो पेंटअप डिमांड है वो खड़ी हुई है। तो अगर वो थोड़ी सी भी ग्रो होती है, दिस विल बी मोर विजिबल इन डिस्पैचेस, जिसकी वजह से मेपल लीफ और बाकी जो सीमेंट कंपनीज है उसके रिजल्ट फॉर FY26 मजीद बेहतर आ सकते हैं इन FY26। अच्छा, इसके अलावा MCB बैंक के रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए, और वहाँ एज एक्सपेक्टेड ₹9 का ही डिविडेंड अनाउंस किया। तो जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शहबाज के उनके पास जगह है, दे कैन पे मोर, लेकिन उन्होंने फिलहाल उसको ₹9 ही रखा है, और उसके हमने देखा कि उसकी प्राइस भी रिजल्ट्स के बाद नीचे आई। आई थिंक मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी, और मैं जिक्र भी करा था कि MCB शायद डिविडेंड बढ़ा ₹10 कर दे, बट आई थिंक ओवरऑल दे बी मोर कंजर्वेटिव। उनको पता है कि आगे जाके अर्निंग्स विल सी अ डिप इन अर्निंग्स, सो अपना वो पे आउट अगर आप देखें वो तो इसका ओवरऑल अच्छा है, बट दे डिडंट इंक्रीज द डिविडेंड्स ओवरऑल इन एब्सोल्यूट बेसिस। राइट। अच्छा, कुछ और कंपनीज की भी मीटिंग्स थी, लेकिन वो फ्राइडे को थी, और फ्राइडे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। उसमें हमारी एनर्जीज़ है, उसमें फौजी सीमेंट भी है, और लकी सीमेंट भी है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट था इस हफ्ते, और वो था फौजी फर्टिलाइज़र की एनालिस्ट ब्रीफिंग। डिटेल अकाउंट्स अब तक नहीं आए, लेकिन एनालिस्ट ब्रीफिंग हो गई है, और हम जो एक सवाल काफ़ी कुछ हफ्तों से उठा रहे हैं, हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन भी की है कि क्या FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी शरिया कंप्लाइंट हो गई है। तो शहबाज बताइए कि एनालिस्ट ब्रीफिंग में क्या चीज़ सामने आई है। देखिए, स्पेशली जो एनालिस्ट ब्रीफिंग थी, जो मेन उसका जो की जो चीज़ बताई गई वो ये बताई गई कि यस, अभी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी शरिया कंप्लाइंट नहीं हुआ है, एंड दे एक्सपेक्ट कि बाय दिसंबर ये शरिया कंप्लाइंट हो जाएगा। अच्छा, सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ शहबाज, ये बात किसी ने रेज़ किया ये चीज़ के जो लास्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग थी उसमें मैनेजमेंट ने कहा था कि बाय जून हो जाएगी, लेकिन अब वो दिसंबर का टारगेट दे रहे हैं।
आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो की रीज़न यही है कि जो उसकी इनकम आती है फ्रॉम अस्करी बैंक विच इज़ अ नॉन कन्वेंशनल बैंक, उसकी वजह से अभी इज़ अ कन्वेंशनल बैंक जो वो उनका टारगेट है बाय FY 27 या 28 कि उसको वो इस्लामिक बैंक कर देंगे। आई थिंक मेजर रीज़न यही है। आई थिंक देवर बिकॉज उनका अजम्पशन ये थी कि अगर वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन म्यूचुअल फंड्स को वो कन्वर्ट कर देंगे, उसकी वजह से वो शरिया हो जाएगा। बट ये हुआ कि अस्करी बैंक की अर्निंग वॉज अबव एक्सपेक्टेशंस, जिसकी वजह से उसकी जो अदर इनकम, बिकॉज आप देखें इसका एक जो रेशो है नॉन कंप्लाइंट इनकम टू टोटल इनकम, वो शुड बी लेस देन 5%। सो बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अस्करी बैंक वो अभी कंप्लाइंट नहीं हुआ है, बट दे एक्सपेक्ट कि बाय दिसंबर दे विल बी कंप्लाइंट। आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि स्पेशली दे आर फ्यू मार्केट में रूमर्स हैं, और हमने इसका ये चीज़ एविडेंट भी है कि म्यूचुअल फंड की आज बाइंग, नेट बाइंग तो $2.70 मिलियन की है, बट नेट बाइंग इन फर्टिलाइजर वॉज अबाउट अबव $5 मिलियन। हमें ये कुछ पता चला है कि दे हैव बीन फ्यू फंड्स जिन्होंने अपना शरिया, जो उनका शरिया बोर्ड होता है, वहाँ से शायद उनको अप्रूवल मिल गया है कि यस ऑन गोइंग फॉरवर्ड बेसिस दिस कंपनी विल बी शरिया कंप्लाइंट, सो दे हैव टेकन सम पोजीशंस। बट ये अभी तक रूमर्स है, कंफर्मेशन नहीं है। बट हमें जो हमने पहले बात जिक्र करी थी कि यस ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट हो जाएगी और इसका जो वेट होगा तकरीबन 15% होगा KMI इंडेक्स में, इसकी वजह से हम मैसिव इन्फ्लोज देख सकते हैं। इसकी वजह से इसमें मजीद रैली भी आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, कि बैंक ने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में कहा कि अभी वो शरिया कंप्लाइंट नहीं हुए हैं, दे आर टारगेटिंग दिसंबर ऑफ दिस ईयर के हो जाएंगे। और कुछ म्यूचुअल फंड्स के जो शरिया एडवाइज़र्स हैं और उनके शरिया बोर्ड जो है वो लग ये रहा है, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते ज़ाहिर इस बात को, कि वो समझते हैं कि शायद शरिया कंप्लाइंट हो गया है FFC। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन करें यूसुफ फारूक, जो डायरेक्टर रिसर्च हैं चेस सिक्योरिटीज़ के। यूसुफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा यूसुफ, आज हम बात करना चाहेंगे कि जो हमने तेज़ी देखी है एक दफ़ा फिर जुलाई से, उसमें जो बिग कैप्स हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं, और हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन भी की है अपने प्रोग्राम में। तो लेट्स शिफ्ट गियर्स एंड टॉक अबाउट के जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिड कैप्स हैं या स्मॉल कैप्स हैं, उनमें भी कुछ पोटेंशियल है, और वहाँ पे भी अगर करंट जो उनकी स्टॉक प्राइसेस हैं वहाँ से कितने परसेंटेज गेन्स इन्वेस्टर्स को हासिल किए जा सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े गेन्स जनरली अगर आप देखेंगे कि परसेंटेज वाइज बहुत बड़े गेन्स आपको स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में मिलते हैं, और जनरली लार्ज कैप्स में उतनी बड़ी रैलीज के चांसेस नहीं होते हैं। जैसे आप देखेंगे साजगार इंजीनियरिंग के साथ क्या हुआ इस रैली के स्टार्ट में, आप एयरलिंक देखेंगे, तो इस तरीके की आपको बहुत सारी एग्जांपल स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में मिलेंगी, जो जिस तरफ जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड चीज़ें मिल जाती हैं बहुत दफ़ा इन्वेस्टर्स को, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त अवेलेबल होती हैं। आप जून 23 में अगर पूरी बाजार की मार्केट कैप देखेंगे तो कोई 6 ट्रिलियन के आसपास थी, तो आज 18 ट्रिलियन के आसपास है। तो सिर्फ लार्ज कैप्स ऑफ कोर्स ना बड़े हैं ना आगे ये होगा, ज़ाहिर है बहुत सारी छोटी कंपनीज होती हैं जो इवेंचुअली फिर लार्ज कैप्स बन जाती हैं। जैसे अगर आप 20 साल पहले देखेंगे तो आपको मीज़ान एक स्मॉल कैप लगेगा, और क्योंकि वो बिजनेस की क्वालिटी इतनी अच्छी थी तो वो बढ़ के अब आज हम उसको एज अ लार्ज कैप मेन बोर्ड स्टॉक जो है वो कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर उस तरीके से बात करते हैं। लेकिन बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं ज़ाहिर है जो इवेंचुअली 10 से 20 साल में यहाँ से बहुत बड़ी हो जाएंगी, और यही एक्चुअली जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे होते हैं कि क्या पोर्टफोलियो की एक छोटी परसेंटेज किस तरह के स्टॉक में कर दें जिससे ओवरऑल रिटर्न जो है वो इन्हांस हो जाए। तो यूसुफ, ये बताइए कि आपकी लिस्ट में टॉप कंपनी कौन सी है? देखिए, हमारी लिस्ट में हमने एक अक्टूबर में रिपोर्ट निकाली थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो एक्सचेंज खुद भी जो है वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है और टिकर है PSX। तो उस वक्त स्टॉक कोई मेरा ख्याल है 14 रुपए का था, वहाँ से इट हैज़ टुडे आई थिंक रैली टू 33-34 रुपीज़। और स्टोरी यही है कि पाकिस्तान में जैसे ही जो है वो फाइनेंशियल मार्केट बड़ी होती जा रही है और स्टॉक मार्केट बड़ी होती जा रही है, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया कि मार्केट कैप जो है वो 2023 के जून में 6 ट्रिलियन था और आज 18 ट्रिलियन हो गया है, तो जाहिर है स्टॉक एक्सचेंज भी पैसे कमा रहा है। अब स्टॉक एक्सचेंज अगर हम सोचें तो स्टॉक एक्सचेंज दो तरीके से पैसे कमाता है, एक जो कंपनीज एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती हैं वो उसको एक रेवेन्यू देती हैं, और एक दूसरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं
जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं एक्सचेंज के ऊपर या स्टॉक्स खरीद रहे और बेच रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहे होते हैं। तो अगर हम इंडिया में देखें या हम इंडोनेशिया में देखें या हम दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस देखें, तो हम नोटिस करेंगे कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म CAGRs बहुत अच्छे होते हैं। तो ये अब हम समझते हैं कि ये हुआ क्यों है। देखें, PSX का रेवेन्यू तो 16% से बढ़ा है, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म कंपनीज जनरली दुनिया में देखेंगे तो उनमें होता यही है कि रेवेन्यू बढ़ता जाता है और कॉस्ट नहीं बढ़ती है। तो PSX का जो रेवेन्यू है वो मार्केट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। दूसरा, PSX के पास प्राइसिंग पावर है कि अगर हम देखेंगे 2008 में फॉर एवरी ₹1,000,000 ऑफ मार्केट कैप इन लिस्टिंग फीस PSX ₹7 लेता था। 2023 में PSX वो फीस बढ़ा के ₹83 कर चुका था। तो जब भी डाउन साइकिल आता है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई स्टॉक प्राइसेस नीचे आ गई हैं, तो एक्सचेंज की जो लिस्टिंग फीस है वो कम हो जानी चाहिए। लेकिन आप अगर हमारी रिपोर्ट में भी देखेंगे तो हमने मेंशन किया था कि आप हर दफा देखेंगे जब मार्केट नीचे आती है तो ये कंपनी जो है वो अपनी फीस बढ़ा के और अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, थीम जनरली एक यही है कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ रही है और बढ़ जाएगी, तो हमें इसको भी एज अ बिजनेस और एज एन इन्वेस्टमेंट हम सोच सकते हैं। तो देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो जिनको हम देख सकते हैं यही करने के लिए, बट फिर मैं थोड़ा सा फर्क बताने की कोशिश करूंगा कि PSX में और उन कंपनीज में क्या फर्क है। देखें, देयर आर सम लिस्टेड स्टॉक ब्रोकर्स एट द एक्सचेंज ऑल्सो, बिल्कुल, जो एक मेरे बहुत जहन में यही बात ही आ रही थी कि अगर PSX बढ़ रहा है तो ज़ाहिर है बहुत सारे ब्रोकर्स जो लिस्टेड हैं उनका भी ऑफ कोर्स जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो वो भी लिस्ट में होनी चाहिए। तो बस देखें, उसके अंदर वो बिल्कुल लिस्ट में होनी चाहिए। बस उन बिजनेसेस के अंदर एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर फर्ज करें कुछ महीनों के लिए अभी बीच में वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया था, तो आप नोटिस करेंगे कि उस पीरियड के अंदर उन ब्रोकर्स का जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा कम हो गया था। तो देखें, अगर आपको किसी स्टोरी में कोई टेल विंड लगती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वो मोनोपोली जो जो उस सेक्टर के अंदर मोनोपोली का फायदा ये होता है कि कोई भी आके मार्केट शेयर नहीं ले सकता और कोई भी आके डिसरप्ट नहीं कर सकता। अब जैसे फर्ज करें कि हम कहते हैं कि AI से और टेक से ब्रोकर्स की भी कॉस्ट कम हो जाएगी, एग्जीक्यूशन की, अकाउंट ओपनिंग की कॉस्ट भी कम हो जाएगी इन द फ्यूचर। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि देखें, अगर सारे ब्रोकर्स की कॉस्ट कम हो जाएगी तो एट सम पॉइंट दे विल हैव टू पास दैट ऑन टू देयर कस्टमर्स। इस वक्त एक मिनिमम कमीशन लगी हुई है जिसकी वजह से ब्रोकर्स वो पैसे कमा रहे हैं। तो दीज आर गुड बिजनेसेस एंड दे विल ग्रो। अगर हम इंडिया में भी देखें तो इंडिया में यू विल गेट एग्जांपल्स लाइक मोतीलाल ओसवाल who've done exceptionally well। लेकिन आप वहां पे भी नोटिस करेंगे कि अगर BSE जो है वो 80 और 90 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशो पे ट्रेड करते हैं, तो ये कंपनीज पे 10 से 15 के प्राइस टू अर्निंग्स पे जो है वो ट्रेड कर रही होती है। तो एक्सचेंजेस को ग्लोबली एक प्रीमियम मिलता है मोनोपोली होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि फर्ज करें कि अगर मार्केट कैप आज 18 है और फर्ज करें कि यहाँ से मार्केट कैप 5 साल में फिर डबल हो जाती है, जो कि बहुत आसानी से हो सकती है, या 5 साल में शायद मार्केट कैप अगर मल्टीपल री रेटिंग भी मिल जाए कि अगर फर्ज करें अगर 7-8 के पी से मार्केट 10-12 के पी पे चली जाए और 15% की अर्निंग जरूरत आ जाए, तो यू कैन इजीली सी अ 40-50 ट्रिलियन रुपी मार्केट कैप एट PSX। अब हम अगर देखें हिस्टोरिकली, तो यहाँ पे फिर जो आम अगर इन्वेस्टर्स के लिए आप थोड़ा इजी करके बताएं ना, कि लोग तो अब ये जानना चाहेंगे अच्छा अभी 33-34 पे PSX का स्टॉक है, गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स कितनी होंगी और इसमें कितना पोटेंशियल है अपसाइड का। देखिए, मैं आपको सेंसिटिविटी एक दे देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि 50 अरब रुपए का काम होगा तो PSX विल मेक 2.5 रुपीज पर शेयर। अगर PSX 80 अरब रुपए का काम होता है एक्सचेंज पे तो 4 रुपए अर्निंग आएगी। अगर 100 अरब का काम जिस वक्त भी होना शुरू हो जाता है एक्सचेंज पे पूरे साल, तो 5 रुपए अर्निंग आएगी। तो अगर इसको हम अगर मॉडल करते हैं ना, तो कुछ इस तरह की कैलकुलेशन निकलती है कि जो भी एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू है उसको आप 20 बिलियन से डिवाइड करते हैं तो दैट्स योर EPS। अब होता यह है कि ये प्रीमियम पे ट्रेड करता है, एक्सचेंजेस जो है वो पूरी दुनिया में प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं और यहाँ पे भी इसीलिए प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर फर्ज करें अभी के वॉल्यूम पे 2.5 रुपए अर्निंग आती है तो आपको बाकी स्टॉक से थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन वो उस प्रीमियम की एक वजह है, और उस प्रीमियम की वजह यह है कि ग्रोथ बहुत तेजी से आ रही है पिछले 10 साल में। स्टॉक प्राइस के साथ ये हुआ है कि जिस वक्त 2017 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो 27 रुपए पे लिस्ट हुई थी और शायद 27 पैसे ही के आसपास अर्निंग थी। अब पिछले क्वार्टर अगर हम कंसोलिडेटेड अर्निंग देखेंगे तो पिछले क्वार्टर की अर्निंग 57 पैसे थी। तो हम देखेंगे कि भाई अर्निंग्स तो 8 गुना हो गई हैं फ्रॉम 2017 टू नाउ, बट द स्टॉक इज अप आई थिंक 10-20%। तो हुआ ये कि स्टॉक डीरेट हुआ है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो नीचे आया है और अर्निंग्स बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और क्योंकि सबको वो 27 याद है और सबको याद है कि ये परफॉर्म नहीं किया है, जिसकी वजह से एक लैग रहा है। बट जैसे जैसे लोगों को मार्केट पे, इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस आता रहेगा, जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे हम देखेंगे होपफुली कि एक तो एक्सचेंज की मार्केट कैप ऊपर जाएगी
और दूसरा हम देखेंगे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऊपर जाएंगे, और उसमें जो बेस्ट बेट है वो मोनोपोली है। बाकी सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑन दिस सेम थीम, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड स्टॉक ब्रोकर्स विल आल्सो डू वेल, राइट। बट उनमें प्रॉब्लम डिसरप्शन का है, उनमें प्रॉब्लम कंपटीशन का है। अगर आपको लगता है कि कोई एक प्लेयर ब्रोकरेज फर्म्स में भी जीत जाएगा ओवर द नेक्स्ट 5 years, तो दैट कुड आल्सो बी अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म बेट। अच्छा यूसुफ, एक और बात बताएं फॉर इन्वेस्टर्स, अगर आप देखें इसका आपने तो जिक्र कर दिया रिगार्डिंग ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इसका कहाँ से आता है, अगर ऐसे कहते हैं कि जो एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू इसके शेयर ऑफ एसोसिएट से भी आ रहा है, तो अगर आप इन्वेस्टर्स को बता देंगे येस ऑफ कोर्स जब आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ती है तो वहाँ से ऑपरेटिंग इनकम आपकी बढ़ती है, बट जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं कहाँ कहाँ हैं और वहाँ से कितनी इनकम आती है और कितना परसेंटेज है टोटल रेवेन्यू का वो। अच्छा देखें, इस वक्त अगर आप ग्लोबली भी दूसरे एक्सचेंजेस भी देखें तो सब की क्लियरिंग हाउसेज में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और सबकी कस्टोडियंस में इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो PSX owns 50% of NCCPL and 40% of CDC। इन दोनों की भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स PSX से बहुत सिमिलर है। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है तो NCCPL की अर्निंग बहुत बढ़ जाती है, जब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है तो CDC की भी अर्निंग बढ़ जाती है, और जिस वक्त मार्केट की वैल्यू बढ़ जाती है और ज़्यादा लोग कस्टोडियंस के पास पैसे रखवा रहे होते हैं तो उनका भी रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो इस वक्त इवन दो एक मेजर शेयर इन दोनों से आ रहा है, बट ये शेयर भी बढ़ता, ये अर्निंग्स भी बढ़ती जाएंगी। CDC एंड NCCPL फॉर PSX हैव बीन ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये तीनों बिजनेसेस ही ट्रेडिंग वॉल्यूम से भी पैसे कमाते हैं और यही तीनों बिजनेसेस ही टोटल मार्केट कैप जितनी लिस्टेड होगी एक्सचेंज पे उससे भी पैसे बनाते हैं। अब इस वक्त एक और जो ट्रिगर ओवर द नेक्स्ट 2-3 years हो सकता है इस कंपनी के लिए, वो ये है कि देखिए नई लिस्टिंग्स आना स्टार्ट होंगी। अब प्राइस टू अर्निंग्स रेशो मार्केट का एक रीजनेबल लेवल के ऊपर आता जा रहा है, जिसके ऊपर अब नए स्पॉन्सर्स जो है वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो हम अगर ब्रोकर्स के पास इस वक्त अगर एक पाइपलाइन देखें तो हमें एक अच्छी पाइपलाइन नजर आएगी ऑफ कंपनीज दैट वांट टू गेट लिस्टेड। तो ये भी आगे जाके एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। तो देखें, एक तो ये है कि एवरेज ट्रेडेड वैल्यू बढ़ रही है एक्सचेंज के ऊपर और कंपनीज आ सकती हैं, और जैसे जैसे मार्केट कैप बड़ी होती जाती है तो लिस्टिंग फीस भी ज्यादा आती जाएगी। तो इसके अंदर इट्स अ क्वेश्चन अबाउट व्हेन कि ये किस वक्त होगा, और इसीलिए हम रिपोर्ट के अंदर भी जो है वी हैव ट्राइड टू स्टे कंजर्वेटिव। देखिए होने को 80 अरब रुपए के वॉल्यूम्स फॉरेन भी हो सकते हैं। एक तो देखें देयर इज अ शॉर्ट टर्म स्टोरी इन दिस, एंड दैट इज कि भाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अभी बढ़ रहे हैं और अभी फॉरेन बढ़ सकते हैं। बट द साइट जब आप इस कंपनी को देखें एज एन इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए कि 10 साल में क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हम पिछले 10 देखेंगे तो हम देखेंगे कि फिनोमिनल ग्रोथ आई है डिस्पाइट नॉट अ वेरी ग्रेट स्टॉक मार्केट फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक। और क्योंकि ये बिजनेस मोनोपोली है तो मार्केट कैप जितने से बढ़ती है उतने से रेवेन्यू बढ़ जाता है, बट क्योंकि एडमिन कॉस्ट इन्फ्लेशन से कम से बढ़ती है तो आप देखते हैं कि मार्केट कैप से ज्यादा से अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ग्लोबली भी हुआ यही है कि एक्सचेंजेस हैव परफॉर्म्ड बेटर देन उन एक्सचेंजेस के जो इंडेक्सेस होते हैं। तो मोस्ट लाइकली इफ दिस कंटिन्यूज तो होना यही चाहिए कि इन द लॉन्ग टर्म PSX का जो अपना स्टॉक है दैट आउट परफॉर्म्स द KSE 100 इंडेक्स, बिकॉज जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ती जाएगी तो PSX की अर्निंग उस मार्केट कैप की ग्रोथ से ज्यादा से अर्निंग्स बढ़नी चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा जो इसके अंदर इसके अंदर एक और बहुत जरूरी बात है वो ये है कि देखें, अगर हम कोई सीमेंट कंपनी डिस्कस करते हैं या हम कोई स्टील कंपनी डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए आपको कैश री इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। एक्सचेंजेस, ब्रोकरेज हाउसेज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, ब्रोकर्स की फिर भी एक्सपोजर लगवाने की एक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एक्सचेंजेस की जीरो कैश रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर कल सुबह 200 बिलियन का वॉल्यूम करना होगा तो द कैश टू डू दैट विल बी अरेंज्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड विल बी अरेंज्ड बाय ब्रोकर्स, एंड एक्सचेंज के पास जितने पैसे आते हैं वो सब फ्री कैश फ्लो होते हैं एंड कैन बी पेड आउट। इस वक्त SECP ने एक कंडीशन लगाई हुई कि NCCPL और CDC 50% से ऊपर पे आउट नहीं कर सकते, बट जितना कैश बन रहा है दिस इज ऑल फ्री कैश फ्लो, so this can all be eventually paid out to investors. Okay. अच्छा यूसुफ, हमने काफ़ी डिटेल में PSX पे तो बात कर ली, इसके बाद आपकी लिस्ट पे कौन सा स्टॉक है? दूसरा हम ये देख सकते हैं कि अगर हम नोटिस करें कि यहाँ से एक इकोनॉमी की होपफुली साइकिल स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर डिमांड ग्रोथ भी आएगी। सब लोगों ने स्टील सेक्टर को देखा। स्टील सेक्टर को हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक लॉन्ग स्टील है, सरिया बनाने वाली कंपनीज, और एक फ्लैट स्टील बनाने वाली कंपनीज है जो आयशा स्टील और ISL है। अब आयशा और लॉन्ग और फ्लैट की डायनामिक्स में बहुत फर्क है। लॉन्ग स्टील में बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, एक सप्लाई ग्लट है। ऑन दी अदर हैंड फ्लैट स्टील का जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें 3 प्लेयर्स हैं, एक ISL है, एक आयशा और एक छोटा प्लेयर है जो नॉर्थ में।
अगर हम आयशा स्टील को देखें तो हम नोटिस करेंगे कि 2016, 17, 18 तक बहुत हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे प्लांट चलता था। 2018 में प्लांट 99% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलता था और 19 से एक एक्सपेंशन ऑनलाइन आ गई, जिसके बाद जो है वो कंपनी के काफ़ी हालात बुरे हो गए। और उस कंपनी के हालात बुरे होने के अंदर एक इकोनॉमी थी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए। तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि फाटा पाटा को आपने रिसेंट बजट में भी नोटिस किया होगा, फाटा पाटा को 2018 में एक एग्जेम्पशन मिल गई थी कि आप 18% सेल्स टैक्स दिए बगैर प्रोडक्ट्स मंगाए, तो वो प्रोडक्ट्स फ्लैट स्टील के फाटा पाटा में आ रहे थे, वहाँ से स्मगल आउट हो रहे थे, जिसकी वजह से आयशा ISL की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स दैट वर गोइंग ऑन। तो हमें लगता है कि ये जो बजट में एक चेंज आया है और एक जो एंटी डंपिंग गैल्वेनाइज्ड पे ड्यूटी लगी है, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियली एक टर्न अराउंड हो सकता है। तो ये एक बहुत हेड्स यू विन टेल्स यू डोंट लूज मच टाइप सिचुएशन लगती है, जिसमें इफ दिस हैपेंस तो द अपसाइड कैन बी ह्यूज। कि हमने देखा है कि 2017 में भी जो है वो आयशा स्टील 28-30 रुपए के आसपास चला गया था। 2021 में जब इन्वेंट्री गेन्स हुए थे तो भी 28-30 के पास चला गया था, और अब स्टॉक दोबारा नीचे है और इन डॉलर टर्म्स उस वक्त से बहुत ज्यादा सस्ता है। तो हम देख सकते हैं, तो अगर तो फर्ज करें मार्केट में इम्पैक्ट आ जाता है और सेल बढ़ जाती है, क्योंकि ये दो ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से इशू आ रहा था आयशा को, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा ऊपर होने की वजह से और फाटा पाटा को एग्जाम्पशन की वजह से। फाटा पाटा की एग्जाम्पशन आधी खत्म हो चुकी है और रेट्स आधे नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमें अगले 6 से 8 महीने में नंबर्स में कुछ इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। अगर ये इम्पैक्ट नजर आना शुरू होगा तो दीज आर फ्लैट स्टील के एसेट्स भी बहुत बड़े एसेट्स हैं, दीज आर दुनिया के हिसाब से भी अच्छी बड़ी साइज की कंपनी, और अभी इस वक्त मार्केट कैप्स बहुत छोटी हो गई हैं। तो ये यहाँ पे एक वो आ सकता है। बाकी देखें, देयर आर स्टॉक्स इन द केमिकल सेक्टर। सितारा केमिकल का एक, जैसे फर्स्ट करें कोल पावर प्लांट ऑनलाइन आ रहा है, तो वो ऑन अ PE बेसिस प्लांट ऑनलाइन आने के बाद एक ऐसे मल्टीपल में मिल रहा है जिसको देखा जा सकता है। एक और कंपनी है गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। गनी केमिकल इंडस्ट्रियल गैसेस बनाता है, आर्गन, ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को भी सप्लाई करता है, हॉस्पिटल्स को भी सप्लाई करता है। इसके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स को एक डिस्कम्फर्ट ये हो सकता है कि ये स्टॉक हैज रैलीड फ्रॉम 10 रुपीज टू नाउ आई थिंक 26-27 रुपीज, बट अब हमें लगता है कि ये कंपनी 5 रुपए पर शेयर बना सकती है। तो अगर किसी को इससे डिस्कम्फर्ट है कि ये स्टॉक बहुत रैली कर गया है, तो इस कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी है गनी ग्लोबल लिमिटेड, GGL। वहाँ पे भी एक स्टोरी हम देख सकते हैं कि शायद बन सकती है, क्योंकि अगर GGL के पास इस वक्त शेयर्स देखें हम, तो GGL owns 56% of GCIL, owns 56% of GCWL जिसका लास्ट क्वार्टर में प्लांट ऑनलाइन आया है, एंड owns 50% of GGL। ये सब मिला के GGL owns कोई 32 रुपीज के शेयर्स, एंड GGL खुद जो है वो 20 रुपए के आसपास स्टॉक है। तो दैट डिस्काउंट जो है वो जो इसकी होल्डिंग्स हैं और स्टॉक में खुद, वो थ्रू द साइकिल आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको एक एग्जांपल देखनी है तो आप 2012 से लेकर 2017 तक के साइकिल में आप देख सकते हैं कि कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के पास मेपल लीफ सीमेंट के शेयर्स रखे होते थे और एक बहुत लार्ज डिस्काउंट के ऊपर वो ट्रेड करता था। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मल्टीपल रीरेट होते हैं, तो ये डिस्काउंट्स ग्रेजुअली कम होते जाते हैं। तो इस केस में भी शायद यही हो कि ये डिस्काउंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए। दूसरा ये है कि इस कंपनी के पास, GGL के पास, जो तीनों एसेट्स हैं, देयर गुड एसेट्स, मतलब ये ऐसे एसेट्स नहीं है जिनके रिटर्न्स कम बनते हो। ये तीनों जो है वो रिलेटिवली रीजनेबल रिटर्न्स ऑन इक्विटी बनाने वाली कंपनी है। GCWL का भी प्लांट ऑनलाइन आया है, तो जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट दिए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं। तो मैनेजमेंट ने जो लास्ट ब्रीफिंग में एस्टिमेट दिया है वो कोई 2.5 रुपए पर शेयर का कोर ऑपरेशन से एस्टिमेट है। फिर GCWL के पास 70 मिलियन शेयर्स GCIL के भी रखे हुए हैं, जिससे भी कोई ₹1.25 अर्निंग आ सकती है। तो शायद GCWL की भी 4.25 के आसपास अर्निंग आ सकती है। तो इन सारी अर्निंग्स को, GCWL की अर्निंग जो मैनेजमेंट कह रही है वो आ जाए, जो GCIL की हम कह रहे हैं अर्निंग आ जाए, और GGL की भी कुछ इंप्रूवमेंट एक्सपेंशन की वजह से आनी चाहिए, तो शायद 6 रुपए अर्निंग के आसपास GGL की कंसोलिडेटेड आ सकती है। और इस वक्त 3-3.25 टाइम्स अर्निंग्स पे मार्केट में बहुत कम चीजें मिल रही हैं, तो वी फील कि दिस कैन आल्सो रीरेट। तो हमें तो देखें, एक हमें फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज अच्छे लग रहे हैं। हमने लास्ट हमारी जब बात हुई थी तो हम यही कह रहे थे कि भाई ऑयल स्टॉक्स में कुछ हो सकता है, फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज में कुछ हो सकता है, और बैंक्स में कुछ हो सकता है। और अभी हमने देखा कि बैंक्स में भी रैली हो गई है, ऑयल में होपफुली अभी स्टार्ट हुई है, बट और हमेशा साइड बोर्ड पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, बट जरूरी होता है पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई स्टॉक आपने सुन लिया है और आपकी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप पोजीशन साइज बहुत बड़ी ले लें। तो पोजीशन साइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर ऑल वेरी रिस्की बेट्स।
राइट राइट। these अच्छा, are not this is not FFC के जो है वो हर साल अर्निंग आती रहेगी एंड इन कंपनीज के अंदर बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे भी होती हैं। देखिए जैसे PSX में अचानक से वॉल्यूम्स गायब भी हो जाते हैं कुछ सालों के लिए। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि रिस्क investors को इसमें बहुत इन ख्याल स्टॉक्स में से- थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा ज्यादा होता है और बहुत ख्याल से काम करना चाहिए। जाहिर है अगर वो रिस्क प्ले आउट नहीं होता और उसकी रिस्क प्ले आउट होने की जगह स्टोरी प्ले आउट हो जाती है तो अपसाइड भी बहुत बड़ी होती है। Right. बट इन रिस्क को जहन में रखना चाहिए पोजीशन साइजिंग करते हुए। राइट। अच्छा आई थिंक एक और अच्छी बात है, जो गनी ग्रुप जो कंपनीज है सारी, यूसुफ ये मुझे कंफर्म करिएगा, ये शरिया कंप्लाइंट है, राइट? जी 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 जी। Okay. यस, ये सारी जो कंपनीज है, गनी ग्लोबल, गनी केमिकल, गनी केमिकल वर्ल्ड, ये सारी शरिया कंप्लाइंट है। तो ये इन्वेस्टर्स जो शरिया कंप्लाइंट को स्टॉक्स देखते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑफ कोर्स इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डू योर ओन रिसर्च और फिर आप इस पर पोजिशंस लें। देखें क्योंकि आशा और ये गनी ग्रुप के अंदर भी जो सारी कंपनीज है उनमें भी मार्केट स्ट्रक्चर्स बहुत अलग अलग हैं। आप देखें जैसे अगर आप GCIL देखेंगे तो देयर आर ओनली 2 कंपनीज जो ये काम करती हैं पाकिस्तान में, पाक ऑक्सी और GCI। अगर आप GCWL देखेंगे तो यूनिक प्लांट है पाकिस्तान में, एक ही कंपनी है जो ये कर रही है। GCGL देखेंगे तो उसके अंदर जो ट्यूब्स वाला काम है वो काफी लोग करते हैं, लेकिन वो ग्लास शायद सिर्फ ये लोग बनाते हैं। तो हर कंपनी का अपना मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना जरूरी है। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे PSX में कि PSX एक अकेला मोनोपोली है, बट ब्रोकर्स मोनोपोली नहीं है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मोनोपोली नहीं है। वहाँ जहाँ मोनोपोलीज होती हैं जो डिस्टर्ब नहीं हो सकती हैं, वहाँ जिस वक्त स्टोरी प्ले आउट होती है तो वो मोनोपोलीज वो पूरी स्टोरी प्ले आउट कर पाती हैं, और जहाँ पे मोनोपोली नहीं होती है कंपनी, वहाँ बीच में डिसरप्ट होने का चांस जरूर मौजूद होता है। स्टॉक्स पे तो हमने काफ़ी बात कर ली, इंडेक्स के बारे से बताइए। अभी इंडेक्स अराउंड 145,000 पे है। क्या आप समझते हैं कि KSE 100 इंडेक्स 2 लाख तक भी जा सकता है? सर हमारे जो चेस के सेल्स वाले हैं ना, वो बहुत नाराज होते हैं मुझसे ऐसी बातें करने पे, और मैं जनरली, हमने एक रिपोर्ट में भी लिख दिया था और बहुत नाराज हुए थे। तो हम कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ फोरकास्टर्स, वंस हु डोंट नो एंड वंस हु डोंट नो दैट दे डोंट नो। ये जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जिनको हार्वर्ड मार्क्स बहुत कोट करते हैं। तो मुझे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। इन द लॉन्ग टर्म वी कैन एक्सपेक्ट एन 18% का केगर जो ROE है पाकिस्तान में कंपनीज का, कि लॉन्ग टर्म 18% 20% रिटर्न्स बनते रहें। यहाँ से अगर आप मुझे गेस करने के लिए बोलेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम एक बुलिश केस देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से मल्टीपल्स 20-30% बढ़ जाएं, और यहाँ से आगे 5 साल आगे हम 15% अर्निंग्स ग्रोथ देख के भी इंडेक्स डबल देख लें। तो आई थिंक अपसाइड तो देखें, अगर जिस तरीके से इकोनॉमी जा रही है और अगर हुकूमत फिस्कल साइड कंट्रोल में रखती है और कोई क्राइसिस नहीं आता, तो आई थिंक हम बहुत अच्छी मार्केट देख सकते हैं आगे जाते हुए, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर साइंस ऑफ रिकवरी तो अभी आने शुरू हुए हैं। कि अगर हम गाड़ियों के नंबर देखें, या हम बाइक्स के नंबर देखें, या हम ट्रक्स के नंबर देखें, या हम होम अप्लायंस कंपनी से बात करें, या हम देखना शुरू करेंगे जिन छोटी कंपनी ने पिछले 3-4 साल में एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी, तो वहाँ जो रिजल्ट्स अब आने शुरू हो रहे हैं। तो देखें इकोनॉमी की साइकिल, अगर दोबारा कोई क्राइसिस नहीं आ जाता और कोई पॉलिटिकल साइड पे कोई टेंशन नहीं हो जाती, तो हम देखेंगे कि अब तो इकोनॉमी चलना स्टार्ट हुई है। और इसके अंदर जो बहुत पॉजिटिव चीज थी लास्ट नंबर्स के अंदर, वो ये थी कि ये नंबर्स हमें नजर आने शुरू हुए हैं, और इस सब के साथ करंट अकाउंट पॉजिटिव था। तो आई थिंक बहुत इनकरेजिंग कुछ साइंस नजर आ रहे हैं। बहुत जरूरत है कि हुकूमत फिस्कल साइड को कंट्रोल में रखे। स्टेट बैंक तो यूसुफ वैसे आप किया है इसके, आपने जैसे कहा ना कि आपके सेल्स वाले जो हैं वो नाराज हो जाते हैं, बट इससे पहले भी आप नंबर दे चुके हैं, तो वो दोबारा से दे दें, कोई मसला नहीं है। देखें हम ये कर लेते हैं कि हम 18% से कंपाउंड कर देते हैं बाजार को ओवर 20 ईयर्स। तो हम कर देते हैं 1.18 रेज टू द पावर 20। तो ये 27 गुना इंडेक्स हो सकता है 20 साल में आज से। और आज अगर हम इंडेक्स 140,000 लगा लें तो देखें ये तो 3.8 मिलियन का इंडेक्स बनता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और उसकी वजह ये है कि देखें इंडेक्स 1500 पॉइंट था। अगर हम 2001 में देखें तो इंडेक्स 1500 पॉइंट था। इंडेक्स 1500 पॉइंट से 1,40,000 पे आया है। दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, दिस इज हाउ पीपल शुड थिंक अबाउट स्टॉक्स। कि अगर आप आज 25-30 साल के हो तो और आप रिटायरमेंट के लिए पैसे डालना शुरू करते हो आज से इन म्यूचुअल फंड दैट पुट्स मनी इन स्टॉक्स, या आप खुद एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हो, तो दिस इज द रिटर्न दैट यू शुड एक्सपेक्ट। दिस इज व्हाट 18% डज लॉन्ग टर्म। तो अगर हम
2001 से अभी तक भी देखेंगे तो कोई 20% रिटर्न है। वो 20% रिटर्न में मार्केट 1,500 से और यहाँ 1,40,000 1,50,000 के पास आ गई। ठीक है यूसुफ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हाफिज। सो शहबाज, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं यूसुफ ने, और स्पेशली जो उन्होंने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के बारे में बताया। ऑफ कोर्स गनी ग्रुप जो है उसकी कंपनीज अच्छी हैं, ऑफ कोर्स अर्निंग्स वोलेटाइल हो सकती हैं, बट अब इन्वेस्टर्स को जहाँ पे अगर वो जो सोच रहे हैं कि जी बड़े स्टॉक्स बहुत बढ़ गए हैं, देयर आर मेनी स्टॉक्स जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे अभी भी अट्रैक्टिव हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स दी यूसुफ ने भी। देखें, जहाँ तक ये गनी ग्रुप की बात कर रहे थे, देखें ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टोरी प्ले आउट होती है, बट आपको ये भी देखना है कि येस ऑफ कोर्स दीज आर वेरी रिस्की कंपनीज फ्रॉम कंपेयर टू लार्ज कैप्स, बट डेफिनेटली ये कंपनीज अगर आप इसके बिजनेसेस देखें, स्पेशली दे मेक गैसेस और ये चीज़ें ये वो बना रही हैं कि येस जब आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी भी प्रॉस्पर करती है, दीज कंपनीज विल बेनिफिट, राइट? सो यू नीड टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, ओके यार इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनी को फॉर एग्जांपल लार्ज कैप को 8 का मल्टीपल दे रहे हैं, उसका अच्छा ग्रुप है, अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, एंड इफ़ यू डोंट इफ़ यू ट्रस्ट द स्पॉन्सर्स थोड़े से, तो यू कैन गिव अ लोअर मल्टीपल। अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसे यूसुफ ने बात करी कि GCIL की 5 रुपये की अर्निंग आएगी, राइट? तो अगर आप 7 का मल्टीपल दे दें इसको, तो ये 35 रुपये का स्टॉक होता है। आज 26 रुपये का स्टॉक है ये। तो अपसाइड अगर आप देखें 26 से 35 फ्रॉम 25 मोर देन 30-35% गेन है आपका। सो येस आई थिंक बिकॉज इन मार्केट में, और ये अच्छी बात हमने ये भी करी है कि येस जो कंपनी आज स्मॉल कैप है, अगर वो वाकई इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहती हैं, तो दीज कंपनीज कैन बी लार्ज कैप इन द नेक्स्ट 20 years। सो अगर मार्केट का केगर 18% है, जो ये बात कर रहे हैं, ये मार्केट आज 1,45,000 पर ट्रेड कर रही है, एंड इफ द मार्केट कंटिन्यूज टू ग्रो ओवर अ लॉन्ग टर्म, तो ये बात आई थिंक गलत साबित नहीं होगी कि यस मार्केट कैन बी इन मिलियंस, राइट? तो यस मार्केट कैन बी इजीली, जो आपका सवाल है, तो मार्केट आज 1,50,000 है और मार्केट बिल्कुल 2 लाख हो सकती है, मार्केट 2.5 लाख भी हो सकती है। सही। ओके, अगले हफ्ते के इवेंट्स पे चलते हैं, और जैसे कि मैंने शुरू में कहा भी था कि कुछ कंपनीज जिनकी बोर्ड मीटिंग्स फ्राइडे को हैं, तो उनके रिजल्ट्स मंडे को सुबह आएंगे। उसमें लकी सीमेंट होगा, हमारी एनर्जीज़ और फौजी सीमेंट। इसके अलावा मंडे को अटक ग्रुप के कंपनीज जो हैं उन सबकी बोर्ड मीटिंग्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 in the morning और दोपहर 2 बजे तक। उसमें नेशनल रिफाइनरी, अटक पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, अटक सीमेंट शामिल है। अच्छा, एक और चीज़, सैटरडे को सुई साउथ की बोर्ड मीटिंग है फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 December 2024, तो उसके भी रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे मॉर्निंग। अच्छा, इसके अलावा वेंसडे को मीज़ान बैंक और हबीब मेट्रो बैंक के फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स हैं, और फ्रीजलन कैंपिना एंग्रो फूड्स के भी फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स हैं। थर्सडे को ऑफ कोर्स छुट्टी है 14 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे की, और फ्राइडे को एज़ यूजुअल SPI का डेटा आएगा। और अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। नाउ लास्ट वीक अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि एक चैनल जो बुलिश बना हुआ था, उसकी अपसाइड जो थी वो 1,46,000 तक थी, और हमने फ्राइडे को देखा कि इंडेक्स ने 1,46,800 का हाई बनाया। अब यही लेवल जो है एक रेजिस्टेंस जो है वो लेवल होगा। इसको मार्केट अगर ब्रीच करके ऊपर क्लोज होगी तो 148, और फिर ऑफ कोर्स इवेंचुअली 150 का भी टारगेट होगा। ऑन द डाउन साइड जो हमको थोड़ी सी फ्राइडे को प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है, तो एक सपोर्ट है 142,300-400 के पास, वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है, एंड ऑफ कोर्स के बाद मार्केट में सपोर्ट 1,40,000 के करीब भी है। सो वॉच आउट फॉर दीज लेवल्स। और अब हम चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। सो शहबाज, नेक्स्ट वीक आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स शॉर्ट वीक होगा, 14 अगस्त की छुट्टी भी है। आई थिंक मेरा लास्ट वीक जो टेक था कि मुझे लगी थी कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट रैलीड। आई थिंक इसका मेजर रीज़न वाज ऑफ कोर्स लॉट ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्शंस बाय द म्यूचुअल फंड्स। अगर आप देखें मेजर बाइंग वहाँ से हुई थी, बट आई स्टिल थिंक आई थिंक मार्केट ओवरऑल काफ़ी एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में बढ़ गई है। सो माई टेक विल बी कि यस मार्केट माइट कंसोलिडेट दिस लेवल्स, बट अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव खबर आसपास नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से हम कोई वरीसम फैक्टर हो। सो माई टेक इज़ दैट यस मार्केट इस लेवल पे थोड़ी सी रुक सकती है, बिकॉज रिजल्ट्स भी नेक्स्ट वीक हैं, बट रिजल्ट्स विल बी मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। हाँ, अगर कुछ रिजल्ट फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक अटक रिफाइनरी या पाकिस्तान ऑयल फील्ड एंड इवन नेशनल रिफाइनरीज रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं,
इनका वेट भी अच्छा है, तो मार्केट कैन उसको एक्साइटमेंट में मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगी. बट माई टेक ओवरऑल इज कि मार्केट माइट रिमेन विल बी इन रेंज बाउंड और कंसोलिडेट करेगी ओवरऑल नेक्स्ट वीक. अच्छा, अब इट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज हमने देखा है कि जो हमने मेंशन भी किया कि म्यूचुअल फंड्स आर द बिगेस्ट बायर्स इन द मार्केट. अगर उनकी बाइंग कंटिन्यू रहती है और अगर कुछ खबरें मटीरियलाइज हो जाती हैं जिसमें सर्कुलेट डेट इज़ बिग न्यूज़, और जैसे मैंने कहा र्यूमर्स हैं कि G13 को कुछ फंड्स भी जो है वो डिसबर्स हो सकते हैं, तो वो एक्साइटमेंट फिर कंटिन्यू रहेगी और चूँकि वो एक पॉजिटिव होगा फॉर इंडेक्स हैवी कंपनीज लाइक OGDC, PPL, PSO वगैरह, इवन हबको, तो फिर इंडेक्स जो है मूव करेगा ऑन दी अपसाइड. ऑलरेडी जैसे हमने मेंशन किया था कि ये बिग कंपनीज काफ़ी बढ़ गई हैं, और जो बाकी कंपनीज़ हैं तो वहाँ पे हमने बड़ा रेंज बाउंड ही देखा है प्ले. नीचे भी आ जाती हैं, नीचे जब आती हैं प्राइसेस वहाँ सपोर्ट आ जाती है. तो आई थिंक आई एग्री कि अगर मार्केट नीचे भी आएगी तो वहाँ बाइंग जनरेट होगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ जो परफॉर्म नहीं किया है इस बिग रैली में 4000 पॉइंट्स के इस हफ्ते, वो अगर नीचे आती हैं तो और अट्रैक्टिव हो जाएंगे और वहाँ दोबारा से इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस देना शुरू कर देंगे. तो आई थिंक सपोर्ट अच्छी मार्केट को मिल सकती है, तो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि डिप्स पे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें. तो ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच. हैव अ नाइस वीकेंड. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.